अप्रैल 1945 के आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि नाजी जर्मनी हारने वाली है। पूर्व से सोवियत रेड आर्मी लगातार आगे बढ़ रही थी। वहीं पश्चिम से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों के सैनिक भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब जर्मनी दोनों ओर से घिर चुका था, लेकिन जीत की उम्मीद न होते हुए भी एडोल्फ हिटलर हार मानने को तैयार नहीं था। वह बर्लिन के नीचे अपने बंकर में छिप गया और आदेश दिया कि राजधानी का बचाव आखिरी सैनिक तक किया जाए। यहीं से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की आखिरी बड़ी लड़ाई, बर्लिन की लड़ाई शुरू हुई। कुछ साल पहले स्थिति ठीक उलट थी। 1941 में जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर हमला किया था। दसियों लाख जर्मन सैनिक पूर्व की ओर बढ़े और मास्को के करीब तक पहुंच गए। उन्होंने कई शहरों और सोवियत क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन सोवियत संघ को पूरी तरह नहीं हरा सके। कई सालों की भीषण लड़ाई के बाद रेड आर्मी ने धीरे धीरे जर्मनों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मॉस्को, स्टालिनग्राद, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड से जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। यहां तक कि युद्ध जर्मनी के अंदर पहुंच गया। जनवरी 1945 में सोवियत सेना ओडर नदी तक पहुंच गई। यह नदी महत्वपूर्ण थी क्योंकि बर्लिन, नाजी जर्मनी की राजधानी, के सामने ये आखिरी बड़ी बाधा थी। फ्रंट लाइन के कुछ हिस्सों में सोवियत सैनिक राजधानी से सिर्फ लगभग 60 किलोमीटर दूर थे। इतनी दूरी पर वे बहुत ही करीब थे। रेड आर्मी बर्लिन के करीब होने के बावजूद तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि कई सोवियत सैनिक थके हुए थे, क्योंकि वे कई महीनों से लगातार मार्च और लड़ाई कर रहे थे। फ्रंट लाइन तक खाना, गोलियां, ईंधन, दवाइयां, तोप के गोले और वाहनों के पुर्जे भी पहुंचाने की जरूरत थी। इसलिए लाखों सैनिकों को बिना पर्याप्त सप्लाई आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। सोवियत कमांडरों को पहले अपने दोनों ओर के मोर्चे सुरक्षित करने थे। अगर वे सीधे बर्लिन बढ़ते, जबकि उत्तर दक्षिण में मजबूत जर्मन यूनिट्स थीं, तो उनकी सेना के पीछे हमला और सप्लाई लाइनें कट सकती थीं। इसी कारण अगली कार्रवाई की तैयारी में बढ़त अस्थायी रूप से रोक दी गई। शुरुआती योजना में बर्लिन पर अंतिम हमले की शुरुआत संभव थी, लेकिन सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन चिंतित थे। जब रेड आर्मी ओडर नदी पर तैनात थी, तब पश्चिमी मित्र राष्ट्र जर्मनी के दूसरी ओर से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे राइन नदी पार कर चुके थे और कई जर्मन रक्षा पंक्तियां गिर रही थीं। स्टालिन को डर था कि कहीं अमेरिकी और ब्रिटिश सेना बर्लिन पहुंच जाए। यह शहर सिर्फ एक साधारण सैन्य लक्ष्य नहीं था। बर्लिन नाजी सरकार की राजधानी थी, वहीं शासन की महत्वपूर्ण इमारतें थीं, वहीं सत्ता का केंद्र था, वहीं वह छिपा हुआ था। जो भी सबसे पहले बर्लिन पर कब्जा करेगा, उसी को सबसे बड़ी प्रतीकात्मक जीत मिलेगी। यह दुनिया को दिखाएगा कि किसने जर्मन की कई चौकियों को गिराया। यह पूरी दुनिया को दिखाएगा कि किसने आखिरकार नाजी केंद्र को गिराया है। मित्र देशों के कमांडर जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने भी कहा कि पश्चिमी मित्र देशों का मुख्य लक्ष्य बर्लिन नहीं था। उनके लिए यह ज्यादा जरूरी था कि बाकी जर्मन सेनाओं को कुचल दिया जाए और शहर के अंदर एक भीषण लड़ाई में बड़ी संख्या में हताहतों से बचा जाए। लेकिन स्टालिन इस स्पष्टीकरण पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बड़ा हमला करने का आदेश दिया। मई का इंतजार करने के बजाय ऑपरेशन 16 अप्रैल 1945 को तय किया गया। बर्लिन पर कब्जे के लिए सोवियत संघ ने 3 बड़ी सेनाएं, जिन्हें मोर्चे कहते थे, इस्तेमाल की। एक फ्रंट में कई सेनाएं होती थीं, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियर, विमान और अन्य सहायक इकाइयां शामिल थीं। प्रथम बेलोरूसी मोर्चा सबसे बड़ा बल था, जिसका नेतृत्व मार्शल जॉर्जी झुकोव कर रहे थे, जो युद्ध के प्रसिद्ध सोवियत कमांडरों में से एक थे। मॉस्को की रक्षा और बर्लिन के खिलाफ अभियानों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनकी सेना को हमले के सबसे कठिन हिस्से का सामना करना था। ओडर नदी से उन्हें सिलो हाइट्स में जर्मन रक्षा पंक्तियों को तोड़ना था। इसके बाद वे बर्लिन जाने वाले मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और सीधे शहर के केंद्र की ओर बढ़ेंगे। सिलो हाइट्स ओडर नदी के पश्चिम में ऊंची जमीन है। क्योंकि ये आसपास के इलाके से ऊंचा है, जर्मन रक्षकों को पूर्व से आने वाले सोवियत सैनिक और टैंक साफ दिखाई देते हैं। वे हमलावरों को तोपखाने, मशीन गन, मोर्टार व टैंक रोधी हथियारों से पास आने से पहले ही निशाना बना सकते हैं। दक्षिण में मार्शल इवान कोनेव का प्रथम यूक्रेनी मोर्चा तैनात है। उनका काम था मेनायसे नदी पर जर्मन रक्षा पंक्तियों को भेदना, फिर बर्लिन के दक्षिण की ओर घूमना।
उनका उद्देश्य था शहर के बाहर जाने वाले रास्ते काटना और जर्मन सैन्य कुंभ को राजधानी पहुंचने से रोकना। शुरुआत में स्पष्ट नहीं था कि कोनेव की सेना बर्लिन जाएगी या नहीं, लेकिन सभी जानते थे कि उनका और झुकोव का प्रतिस्पर्धा था। दोनों ही यह पहचान पाना चाहते थे कि वे ही वह कमांडर हैं जो सबसे पहले हिटलर की राजधानी में प्रवेश करेंगे और उसे अपने कब्जे में लेंगे। उत्तर में मार्शल कॉन्स्टेंटीन रोकोसोव्स्की का द्वितीय बेलारूसी मोर्चा तैयार था। उनका हमला थोड़ा देर से शुरू होने वाला था। उनका मुख्य काम था उत्तर में जर्मन सेनाओं को रोकना, ताकि वे झुकोव की प्रगति में बाधा न डालें। कुल मिलाकर सोवियत संघ ने अंतिम आक्रमण के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार की थी। इस ऑपरेशन में लगभग 25 लाख सैनिक शामिल थे। इसमें हजारों पोलिश सैनिक भी थे जो रेड आर्मी के साथ थे। उनके पास 6000 से अधिक टैंक और स्वचालित तोपें, 40,000 से अधिक तोपें और मोटर और हजारों सैन्य विमान भी थे। फ्रंट लाइन के कुछ हिस्सों में तोपें करीब करीब 7 थीं। पैदल सेना और टैंकों के बढ़ने से पहले जर्मन पोजीशनों पर भारी बमबारी की योजना थी। उद्देश्य था बंकर, खाइयां, संचार लाइनें, तोपों की पोजीशन और रक्षकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों को नष्ट करना। रेड आर्मी की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका काम आसान था। उनके कई सैनिक युद्ध के अनुभवी थे, लेकिन वे भी थक चुके थे। कुछ लोग कई सालों से लड़ रहे थे। कई लोगों ने अपने घरों के विनाश और अपने परिवार के सदस्यों की मौत देखी थी जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। उनकी युद्ध समाप्त करने की इच्छा बहुत प्रबल थी, लेकिन अंतिम हमले की तैयारी भी तेजी से हो रही थी। कुछ यूनिट्स को तुरंत स्थानांतरित और व्यवस्थित कर नई सप्लाई देनी थी। कुछ सैनिकों को पूरा आराम नहीं मिला, जबकि कुछ कमांडर अभी तक उस जमीन को पूरी तरह से नहीं जानते थे जिस पर वे हमला करने वाले थे। दूसरी ओर जर्मन कमांडर जानते थे कि रेड आर्मी को रोकना बहुत मुश्किल है। बर्लिन के पूर्व में जर्मन सेना की मुख्य ताकत आर्मी ग्रुप बिस्टोला थी, जिसका नेतृत्व जनरल गोथार्ड हाइंड्रिक कर रहे थे। बाकी नाजी कमांडरों के विपरीत, जो सिर्फ हिटलर के आदेशों का पालन करते थे, हाइंड्रिक को बिस्टोला के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व जनरल गोथार्ड हाइंड्रिक ही कर रहे थे, बाकी नाजी कमांडरों की तरह नहीं। दूसरी ओर वह जानते थे कि इलाके, खाइयों, तोपखाने और छुपी हुई जगहों का इस्तेमाल कैसे करना है, जिससे बड़े दुश्मन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता था। दक्षिण में फील्ड मार्शल फर्डिनांड शॉर्नर की आर्मी ग्रुप सेंटर की कुछ टुकड़ियां थीं। कागज पर ये कमांडर थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में जर्मनी के सैनिक कम थे। लेकिन असली रेड आर्मी को रोकना अलग था। कई जर्मन डिवीजनें सिर्फ नाम की रह गई थीं। उनके पास सैनिक, टैंक, गोलियां, ईंधन, खाना और वाहन सबकी कमी थी। फिर भी कुछ मजबूत वॉफेन एसएस और पैंजर यूनिट्स बाकी थीं। इनमें अनुभवी सैनिक और ताकतवर टैंक थे, लेकिन उनकी बाकी बहुत सी टुकड़ियां नई बनी हुई थीं। उनकी ट्रेनिंग कम थी और उन्हें अलग अलग यूनिट से जोड़ा गया था। रक्षा में वोल्क्सटर्म मिलिशिया भी थी, जिसे नाजी सरकार ने युद्ध के आखिरी दौर में बनाया था। क्योंकि जर्मनी के पास अब नियमित सैनिकों की कमी थी, इसलिए उन पुरुषों को बुलाया गया जो पहले सैन्य सेवा में नहीं थे। इनमें से कई बुजुर्ग पुरुष थे, कुछ किशोर तो लगभग बच्चे ही थे और उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं मिली थी। कुछ को सिर्फ राइफल, थोड़ी गोलियां या पैंजर फौज दी गई थी, जो टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल होती थीं। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उन्हें डिफेंसिव पोजीशन पर भेज दिया गया, ताकि वे एक विशाल सोवियत सेना का सामना कर सकें। रक्षा की 3 मुख्य पंक्तियां थीं। जर्मनी ने सेलो हाइट्स के चारों ओर 3 डिफेंस लाइनें बनाईं, जिसमें खाइयां, बंकर, बारूदी सुरंगें, टैंक रोधी खाइयां और छुपी तोपों की पोजीशन थीं। ओडर नदी के पास कुछ निचले इलाके जलमग्न कर दिए गए, ताकि सोवियत टैंक और पैदल सेना की आवाजाही कठिन हो जाए। कुछ डिफेंसिव पोजीशनें अच्छी थीं, लेकिन पूरे जर्मन कमान में अफरा तफरी थी। हिटलर अपने बंकर से आदेश दे रहा था, जबकि उसे बाहर की असली स्थिति का पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं था। वो अक्सर पीछे हटने पर रोक लगा देता था, भले ही वो सैनिकों को बचाने और बेहतर रक्षा पंक्ति बनाने के लिए जरूरी हो। जर्मनी के पास अब टैंकों व रिजर्व्स को जल्दी स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। अगर रेड आर्मी मुख्य रक्षा पंक्ति को तोड़ देती है, तो बर्लिन पहुंचने से पहले उन्हें रोकने के लिए बहुत कम ताकतें बचेंगी। कई जर्मन सैनिक यह जानते थे, लेकिन वे फिर भी अलग अलग कारणों से लड़ते रहे। कुछ लोग हिटलर और नाजी पार्टी के प्रति वफादार बने रहे। कुछ लोग डरते थे कि भागने या आत्मसमर्पण पर उनके अधिकारी सजा देंगे। कई लोग रेड आर्मी के आने से भी डरते थे। लगभग 4 सालों तक नाजी सेना ने सोवियत संघ में बहुत बड़ी तबाही मचाई।
दसियों लाख सोवियत नागरिक और सैनिक मारे गए। कई शहरों और गांवों को जला या नष्ट कर दिया गया। कब्जा क्षेत्रों में जबरन मजदूरी, भूखमरी, अपराध और सामूहिक हत्याएं हुईं। जर्मन सैनिक जानते थे कि कई सोवियत सैनिक बहुत गुस्से में हैं। वे डरते थे कि जर्मनी को भी नाजी सेना ने पूर्व में जो किया था उसके बदले का सामना जर्मनी को भी करना पड़ेगा। इसलिए हार तय होने के बावजूद कई लोग मानते थे कि रेड आर्मी को कुछ दिनों तक रोकना जरूरी है। उनके सामने लाखों सोवियत सैनिक थे जो युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार थे। उनके पीछे बर्लिन था, हिटलर की शक्ति का अंतिम केंद्र, और इन दोनों सेनाओं के बीच था सिलो हाइट्स, आखिरी बड़ी रक्षा पंक्ति जिसे तोड़ना जरूरी था ताकि राजधानी का रास्ता पूरी तरह खुल सके। और 16 अप्रैल 1945 की सुबह जर्मनी के पूर्व में सोवियत संघ का बड़ा हमला शुरू हुआ। ओडर और नीसे नदियों के किनारे हजारों तोपें और रॉकेट लॉन्चर एक साथ आग बरसाने लगे। इसके बाद जर्मन खाइयों, बंकरों, सड़कों और संचार लाइनों पर बमबारी की गई। फिर पैदल सेना और टैंकों को आगे बढ़ाया गया। सिलो हाइट्स पर पहली बमबारी सफल नहीं रही क्योंकि जनरल गोथार्ड हेनरिकी ने रेड आर्मी के हमले का अनुमान लगा लिया था। ज्यादातर गोले गिरने से पहले उन्होंने कुछ जर्मन सैनिकों को पहली रक्षा पंक्ति से पीछे हटा लिया। इस वजह से कई सोवियत गोले उन जगहों पर गिरे जो लगभग खाली थीं। जब बमबारी धीमी पड़ी तो जर्मन रक्षक अपनी जगहों पर वापस आ गए। सोवियत पैदल सेना पास आते ही उन्हें मशीन गन, मोर्टार, तोपों और टैंक रोधी हथियारों का सामना करना पड़ा। रेड आर्मी ने जर्मनों को चकाचौंध करने के लिए बड़े सर्चलाइट्स इस्तेमाल किए, लेकिन चारों ओर घना धुआं, कोहरा और धूल थी। रक्षकों के लिए देखने में मुश्किल होने के बजाय कुछ सोवियत सैनिकों और वाहनों की आकृति और भी साफ दिखने लगी। इससे जर्मन गनर्स को आसान निशाना मिल गया। हमलावरों के लिए भी जिस जमीन पर वे चल रहे थे वो बहुत कठिन थी। मैदान की जमीन कीचड़ भरी और नरम थी, इसलिए बहुत सारे टैंक और ट्रक्स को उन कुछ सड़कों से ही गुजरना पड़ा जो इस्तेमाल करने लायक थीं। पैदल सैनिक, टैंक, तोपखाना और सप्लाई वाहन जल्दी से एक जगह पर जमा हो गए। अगर आगे कोई वाहन खराब हो जाता तो पीछे के सारे वाहन रुक जाते। जर्मन तोपखाने के लिए वाहनों की लंबी कतार को निशाना बनाना भी आसान था। सिर्फ कुछ ही घंटों में मार्शल जॉर्जी झुकोव का हमला धीमा पड़ गया। उनकी योजना थी कि पैदल सैनिक पहले जर्मन लाइन तोड़े, फिर बड़ी टैंक सेनाएं भेजी जाएं। लेकिन रक्षा पंक्ति जल्दी नहीं टूटी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, झुकोव पर दबाव बढ़ता गया। उन्हें पता था कि मार्शल इवान कोनेव की दक्षिणी सेना तेजी से बढ़ रही थी। वे बर्लिन में पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ता साफ हुए बिना ही टैंकों को तुरंत आगे बढ़ने का आदेश दिया, जिससे युद्ध क्षेत्र और उलझ गया। टैंक पैदल सैनिकों के बीच घुल मिल गए, जो जर्मन फायर से बचने के लिए लेटे और छुपे थे। कुछ वाहन आगे नहीं बढ़े, कुछ गलत रास्ते पर चले गए। लेकिन भले ही पहली हमला अव्यवस्थित था, रेड आर्मी नहीं रुकी। वे लगातार नए पैदल सैनिक, टैंक, तोपखाना और इंजीनियर भेजते रहे। जब एक यूनिट को रोका जाता है तो एक नया समूह जर्मन लाइन के दूसरे हिस्से में कोशिश करता है। सोवियत टैंकों के लिए पैंजरफाउस्ट बहुत बड़ा खतरा था। यह एक हल्का एंटी टैंक हथियार था जिसे सैनिक उठा सकता था। अगर जर्मन सैनिक टैंक के किनारे या पीछे से पास आ जाए तो वह एक ही फायर में उसे नष्ट कर सकता है। इसीलिए हर टैंक समूह के साथ पैदल सैनिकों का साथ होना जरूरी था। सैनिक ही खाइयों, घरों, गड्ढों और पेड़ों के पास तलाश करते थे जहां पैंजरफाउस्ट लेकर छिपे लोग हो सकते थे। 3 दिनों तक रेड आर्मी लगातार हमला करती रही, जबकि जर्मन रक्षकों की ताकत धीरे धीरे खत्म होती गई। उनके पास अब गोलियां, ईंधन, कुमक और आराम की कमी थी। रक्षात्मक मोर्चा गिरने पर उसे वापस पाना मुश्किल था क्योंकि आरक्षित टुकड़ियां बहुत कम बची थीं। 19 अप्रैल तक जोकोव की सेना ने सिलो हाइट्स में जर्मन की मुख्य रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ ही दिनों में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए। आज तक सटीक संख्या अलग अलग है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस लड़ाई में भारी हताहत हुए। जहां सिलो में जोकोव को दिक्कतें थीं, वहीं दक्षिण में कोनेव की सेना ज्यादा तेजी से आगे निकल गई। उसके सामने कुछ जर्मन मोर्चे कमजोर थे और उसकी तोपखाने की गोलाबारी ज्यादा व्यवस्थित थी। इससे पहले कि सैनिक नेइस नदी पार करें, सोवियत इंजीनियरों ने तुरंत पुल बना दिए ताकि पैदल सेना, टैंक और सप्लाई वाहन पार कर सकें।
इस वजह से कोनेव की सेना कुछ जर्मन यूनिट्स के पीछे जल्दी पहुंच गई। कुछ ने बिना किसी स्पष्ट आदेश के पीछे हटना शुरू कर दिया। कुछ लोग अपने कमांडरों से अलग हो गए, जबकि बाकी ने इसलिए आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उनके पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। जब स्टालिन ने कोनेव की तेज प्रगति देखी तो उन्होंने उसे उत्तर की ओर बर्लिन की तरफ मुड़ने की अनुमति दे दी। इसका मतलब था दो शक्तिशाली सोवियत सेनाएं। अब सोवियत सेना अलग अलग दिशाओं से शहर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। नाद्युकोव और कोनेव के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई। दोनों बर्लिन के केंद्र में पहले पहुंचना चाहते थे, लेकिन हमला तेज करते हुए उनकी सप्लाई गाड़ियां पीछे रह गईं। टैंकों को लगातार ईंधन चाहिए था, वहीं पैदल सेना को गोलियां, खाना और मेडिकल सपोर्ट चाहिए था। अगर सप्लाई ट्रक पीछे छूट जाएं, तो पूरी यूनिट रुक सकती है, भले ही सामने दुश्मन न हो। सोवियत सैनिकों को भी जंगलों, दलदलों, छोटे कस्बों और संकरी सड़कों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन इलाकों में जर्मन टुकड़ियां छुप सकती थीं। वे कभी-कभी सोवियत टैंकों को आगे जाने देते और फिर ट्रकों व एम्बुलेंसों पर हमला करते थे। इसी वजह से रेड आर्मी को हर गांव, चौराहा, जंगल और पुल की जांच करनी पड़ती थी जिनसे वे गुजरते थे। 20 अप्रैल को, जो कि हिटलर का जन्मदिन था, वे उस दूरी तक पहुंच गए जहां तक पहुंचा जा सकता था। शहर के मध्य हिस्से में गोलियां गिरनी शुरू हो गईं। नागरिकों के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो गई। पश्चिमी सहयोगियों के हवाई हमले हो रहे थे, सोवियत सेनाओं की तोपों से गोलाबारी हो रही थी और लड़ाई उपनगरों के करीब पहुंच रही थी। अपार्टमेंट व इमारतों के बेसमेंट शरणस्थल बन गए थे। वहां परिवार एक साथ भीड़ गए थे, जबकि हर विस्फोट से जमीन कांप रही थी। कुछ जगहों पर पानी और खाने की कमी थी। बिजली और संचार लाइनें भी कट गई थीं। डॉक्टरों और एम्बुलेंसों को घायलों तक पहुंचने में दिक्कत थी। वहीं जर्मन कमांड सिस्टम भी लगभग ढह गया था। सोवियत सेना ने बर्लिन के दक्षिण विंसडॉर्फ के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा किया। पूर्व से पीछे हट रही कुछ जर्मन इकाइयों की भी उचित संचार व्यवस्था टूट गई थी। बर्लिन से संपर्क होने वाले कमांडरों में जनरल हेलमुट वेडलिंग भी थे। अफरा तफरी में गलत खबर फैली कि उन्होंने सेना बिना अनुमति स्थानांतरित की, जिस पर उनके खिलाफ फांसी का आदेश जारी हुआ। वेडलिंग हिटलर के बंकर में सफाई देने गए, लेकिन उन्हें मारने के बजाय बर्लिन की रक्षा का मुख्य कमांडर बना दिया गया। उनका नया कर्तव्य बहुत कठिन था। उन्हें एक बड़े शहर की रक्षा उन यूनिट्स के साथ करनी थी जिनमें सैनिक, गोला बारूद, टैंक, ईंधन और संचार की भारी कमी थी। उनका सभी रक्षकों पर पूरा नियंत्रण नहीं था। वहां नियमित सेना, वाफेन एसएस, पुलिस, हिटलर यूथ, वोल्क्सटर्म आदि अलग अलग समूह थे जिनके अपने कमांडर थे। बाहर अफरा तफरी थी। हिटलर के बंकर में भी हालात बिगड़ रहे थे। 22 अप्रैल को उन्हें बताया गया कि जनरल फेलिक्स स्टाइनर का प्रत्याक्रमण, जिसकी उम्मीद थी, नहीं हुआ। नक्शे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अभी भी बड़ी सेनाएं हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। असल युद्ध क्षेत्र में कई यूनिट्स या तो सैनिकों की कमी से जूझ रही थीं, बिखरी थीं या हमले की क्षमता खो चुकी थीं। हिटलर अपने जनरलों पर गुस्सा हो गया। वह चिल्ला रहा था कि सैन्य नेतृत्व ने उसे विफल किया है और उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने गुस्से के बीच उसने स्वीकार किया कि युद्ध हार चुका है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वह फिर से ऐसे योजनाएं बनाने लगा जिन्हें अब लागू करना संभव नहीं था। उसे उम्मीद थी कि स्टाइनर, वॉल्टर वेंक और थियोडोर बूसे की सेनाएं अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगी। समस्या ये थी कि उनके पास बर्लिन जा रही सोवियत सेना को रोकने की पर्याप्त ताकत नहीं थी। जब हिटलर बंकर में रुका हुआ था, नाजी सरकार के कुछ उच्च अधिकारी एक एक करके शहर छोड़ते गए। इसमें हरमन गोरिंग, हेनरिक हिमलर, कार्ल डोनिट्स और एल्बर्ट स्पीयर शामिल थे। कुछ ने कहा कि उन्हें कहीं और कोई जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन बर्लिन के कई लोगों के लिए इसका संदेश साफ था। जो नेता मौत तक लड़ने का आदेश दे रहे थे, वही सबसे पहले खतरे से भाग गए। हिमलर ने भी पश्चिमी सहयोगियों से गुप्त बातचीत की कोशिश की। वो चाहता था कि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करे, लेकिन सोवियत संघ से लड़ता रहे। पश्चिमी सहयोगी नहीं माने। वे नाजी जर्मनी का पूर्ण आत्मसमर्पण चाहते थे, न कि किसी एक सहयोगी देश के खिलाफ अलग समझौता। जब यह हो रहा था, नाद्युकोव और कोनेव की सेनाएं एक दूसरे के और करीब आती जा रही थीं।
उनका उद्देश्य बर्लिन को पूरी तरह से घेरना और बाहर जाने वाले सभी मुख्य रास्तों को काट देना था। अप्रैल 24 को शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कुछ सोवियत इकाइयां एकजुट हो गईं। इसी समय बर्लिन में जर्मन नौवीं सेना का एक बड़ा हिस्सा और 4वीं पैंजर सेना की कुछ इकाइयां कट गईं। वे राजधानी के दक्षिण पूर्व में जंगलों और छोटे-छोटे कस्बों में फंस गए। इस क्षेत्र को हल्बे पॉकेट के नाम से जाना गया। वहां सिर्फ सैनिक ही नहीं फंसे थे, उनके साथ हजारों नागरिक थे जो रेड आर्मी के डर से बस्तियों से भागे थे। जर्मनों का कब्जा क्षेत्र तेजी से घट रहा था। सोवियत विमान और तोपें रोज बमबारी कर रही थीं। खाना, ईंधन और गोला बारूद बहुत कम था। बहुत सारे लोग घायल भी थे, लेकिन दवाइयां और उन्हें बाहर ले जाने के लिए वाहन कम थे। हिटलर ने जनरल बूसे को बर्लिन जाने और शहर को बचाने का आदेश दिया, लेकिन बूसे जानते थे कि अब ये संभव नहीं। उन्होंने पश्चिम भागकर जनरल वेंग की सेना से मिलने का फैसला किया। उनका उद्देश्य अमेरिकी नियंत्रण वाले इलाके तक पहुंचना था, क्योंकि कई जर्मन सैनिकों और नागरिकों को अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण सोवियतों के हाथों पकड़े जाने से बेहतर लगता था। उन्होंने आगे बचे हुए बख्तरबंद वाहनों को रखकर सोवियत लाइनों को तोड़ने की कोशिश की। पीछे पैदल सेना, घायल, शरणार्थी, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे चल रहे थे। जंगल में रास्ते बहुत तंग थे। जब आगे कोई वाहन खराब हो जाता था तो पूरी कतार रुक जाती थी। जब सोवियत तोपखाना गोलाबारी करता था तो लोग बिखर जाते थे और पेड़ों के बीच छिप जाते थे। कई घायल पीछे छूट गए क्योंकि वाहनों में अब जगह नहीं थी। कुछ इकाइयां ने कई बार दिशा बदली क्योंकि उनका रास्ता बंद था। 28 अप्रैल को एक बड़ा समूह सोवियत घेरे के एक कमजोर हिस्से से निकल गया, लेकिन उन्हें अभी भी रेड आर्मी के नियंत्रण वाले एक बड़े इलाके को पार करना था। वेंक की सेना तक पहुंचने से पहले कितने ही लोग सफलतापूर्वक बाहर निकल पाए। कुछ ही बाहर निकल सकें। बहुत से लोग मारे गए, घायल हुए या हल्बे पॉकेट में बंदी बना लिए गए। क्योंकि रिकॉर्ड अलग अलग है, हताहतों की सटीक संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन इसे बर्लिन ऑपरेशन के सबसे खूनी हिस्सों में से एक माना जाता है। जब हल्बे में लड़ाई जारी थी, उसी दौरान रेड आर्मी ने 25 अप्रैल को बर्लिन के चारों ओर पूरी तरह से घेरा डाल दिया। अब बचाव करने वालों के लिए भागने का कोई बड़ा खुला रास्ता नहीं बचा था और न ही उनके द्वारा प्रतीक्षित सहायता अंदर आ सकती थी। उसी दिन सोवियत और अमेरिकी सेनाएं एक दूसरे से मिली। Soviet at American soldiers sa to. एल्बे नदी के पास हुई ये मुलाकात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पता चला कि नाजी जर्मनी दो हिस्सों में बंट चुका है। पूर्व से रेड आर्मी आ गई थी, पश्चिम से अमेरिकी और अन्य मित्र राष्ट्रों की सेनाएं आ चुकी थीं। लेकिन भले ही ये साफ था कि अंत करीब है, अपराध रुक नहीं रहे थे। जर्मनी की तरफ से कुछ एसएस और सैन्य पुलिस अपने ही सैनिकों को पकड़ते और मारते रहे, जिन पर भागने, आत्मसमर्पण करने या विद्रोह करने का शक था। Sumuko o tumangging lumak. सड़क किनारे लाशें तख्तियों समेत छोड़ दी जाती थीं, जिन पर लिखा होता था कि वे भगोड़े या कायर हैं। इसका उद्देश्य अन्य सैनिकों को डराना और उन्हें अपनी जगह पर डटे रहने के लिए मजबूर करना था। कुछ नाजी अधिकारियों ने मित्र सेनाओं के आने से पहले राजनीतिक कैदियों और बंदियों को मार डाला। जैक्सनहाउज़न और रावेंसब्रुक एकाग्रता शिविरों में एसएस ने आने वाली रेड आर्मी से दूर दसियों हजार कैदियों को पैदल चलवाया। उनमें से कई बहुत दुबले, बीमार और कमजोर थे। उन्हें कम खाना, पानी, कपड़े और आराम के साथ लंबा चलने को मजबूर किया गया। जो लोग साथ नहीं चल पाते थे, उन्हें गोली मार दी जाती थी या छोड़ दिया जाता था। कई लोग भूख, बीमारी, ठंड और थकान से भी मरे। इन जबरन कराए गए मार्चों को डेथ मार्च कहा जाता है। एसएस ने यह इसलिए किया ताकि कैदियों को आजाद होने से रोका जा सके और अपने अपराधों के कुछ सबूतों को छुपाया जा सके। अप्रैल में सोवियत सैनिक सैक्सनहाउज़ेन पहुंचे और वहां मार्च में शामिल होने के लिए बहुत कमजोर हजारों कैदी पाए। कई लोग मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे और उन्हें तुरंत खाना, दवा व इलाज चाहिए था। लेकिन रेड आर्मी भी जर्मनी में आगे बढ़ते समय हुए अत्याचारों में निर्दोष नहीं थी। कुछ सोवियत सैनिकों ने घरों, दुकानों, गोदामों और खेतों से चोरी की। वे खाना, कपड़े, साइकिल, उपकरण, गहने और घड़ियां ले जाते थे। कुछ अधिकारियों ने अपराध रोकने की कोशिश की और कुछ सैनिकों को सजा दी गई, लेकिन कई जगहों पर अनुशासन लागू करना कमजोर और असमान था। कुछ कमांडरों ने जानबूझकर अनदेखा किया, जबकि कुछ ने सैनिकों के अपराधों की जांच की बजाय
तेजी से आगे बढ़ना चुना। कुछ पूर्व सोवियत युद्धबंदी जर्मन शिविरों से रिहा तो हुए, पर तुरंत पीड़ित नहीं माने गए। सोवियत सरकार ने उन पर संदेह किया क्योंकि वे दुश्मन के कब्जे में थे। कुछ की सुरक्षा बलों ने जांच की, कुछ को विशेष शिविरों में भेजा गया या तुरंत फिर सैन्य सेवा में लौटा दिया गया। उनके लिए जर्मन कैद से रिहा होने के बाद भी उनकी परेशानियां तुरंत खत्म नहीं हुईं। सिर्फ कुछ ही दिनों में बर्लिन के आसपास की स्थिति पूरी तरह बदल गई। पूर्वी दिशा में मुख्य रक्षा पंक्ति टूट गई। जर्मन सेना हलबे में फंस गई। सोवियत और अमेरिकी सेनाएं एल्बे नदी पर मिलीं और बर्लिन पूरी तरह घिर गया। अब शहर को बचाने के लिए कोई पर्याप्त सेना नहीं बची थी। अब बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला चरण अब खुले मैदानों या ऊंचे इलाकों में नहीं होगा। अब ये बर्लिन की सड़कों, घरों, सबवे सुरंगों, पुलों और तबाह इमारतों में होगा। जैसे जैसे रेड आर्मी बर्लिन के केंद्र के करीब आई, आम नागरिकों की जिंदगी और खतरनाक हो गई। कई महिलाएं कुछ सोवियत सैनिकों द्वारा यौन हिंसा का शिकार बनी। इतिहासकारों की असली संख्या पर राय अलग है, लेकिन बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ था। कुछ सैनिकों को सजा मिली, लेकिन ज्यादातर मामलों की कभी जांच ही नहीं हुई। इस बीच बर्लिन में जबरदस्त सड़क युद्ध शुरू हो गया था। शहर पर कब्जा आसान नहीं था, क्योंकि कई इमारतें तबाह और सड़कों पर रुकावटें थीं, और कई जर्मन रक्षक घरों, बेसमेंट, रेलवे स्टेशन, सुरंगों और छतों में छिपे हुए थे। रेड आर्मी ने पैदल सेना, इंजीनियर, तोपखाना और बख्तरबंद वाहनों वाली छोटी असॉल्ट टीमों का इस्तेमाल किया। खुले रास्ते से हमेशा जाने के बजाय वे दीवारों में छेद करते थे, ताकि एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकें। हर ब्लॉक एक एक करके कब्जे में लेना पड़ता था। कई बार सोवियत सैनिकों के पास एक मंजिल होती, पर बेसमेंट या ऊपर जर्मन रक्षक रहते थे। इसी वजह से लड़ाई बहुत धीमी और खूनी हो गई थी। रेड आर्मी का मुख्य निशाना बर्लिन का केंद्र था, जहां राइक्सटाग और हिटलर का बंकर था। राइक्सटाग जर्मनी की शक्ति का प्रतीक था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। इसीलिए सोवियत संघ वहां अपना झंडा फहराना चाहता था, ताकि जीत का साफ संकेत मिल सके। लेकिन उससे पहले उन्हें खुले मैदान को पार करना था, जबकि मशीन गन और तोपों से उन पर गोलियां बरस रही थीं। इमारत के अंदर पहुंचने पर लड़ाई सीढ़ियों, गलियारों, कमरों और बेसमेंट में चलती रही। आखिरकार सोवियत झंडा को राइक्सटैग के ऊपर फहराया गया। 29 अप्रैल को हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की। 30 अप्रैल को दोनों ने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर के अर्जेंटीना या किसी अन्य देश भागने का कोई सबूत नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद कार्ल डोनिट्स को जर्मनी का नया राष्ट्रपति चुना गया, जबकि जोसेफ गोएबल्स चांसलर बने। लेकिन बर्लिन पर उनका लगभग कोई असली नियंत्रण नहीं बचा था। 1 मई को जर्मन प्रतिनिधियों ने सोवियत कमांडरों से बात करने की कोशिश की। सोवियत संघ सीमित समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण की मांग कर रहे थे। बातचीत असफल होने पर जोसेफ और माग्दा गोएबल्स ने अपने बच्चों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। कुछ जर्मन सैनिक और नाजी अधिकारी शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बच गए, लेकिन कई मारे गए, घायल हुए, पकड़े गए या आत्मसमर्पण को मजबूर हुए। 2 मई तक साफ था कि लड़ाई का कोई अर्थ नहीं बचा था। जनरल हेलमुट वेडलिंग ने बचे हुए रक्षकों को लड़ाई रोकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बर्लिन रेड आर्मी को सौंप दी और गोलियों की आवाज धीरे धीरे थम गई। तहखानों और शरण स्थलों से नागरिक बाहर निकले और उन्होंने विनाश की असली तस्वीर देखी। घर, इमारतें, पुल, स्टेशन और सड़कें सब तबाह हो चुके थे। शहर के कई हिस्से मलबे, टूटी हुई गाड़ियों और लाशों से भरे हुए थे। बर्लिन की लड़ाई 2 मई 1945 को खत्म हुई। पूरी कार्रवाई में दसियों हजार सैनिक और नागरिक मारे गए। सटीक संख्या बताना मुश्किल था, क्योंकि रिकॉर्ड अस्त-व्यस्त थे और कई लोग लापता थे। लेकिन नतीजा साफ था, हिटलर मर चुका था। रेड आर्मी अब बर्लिन पर काबिज थी और अब कोई बड़ी ताकत नाजी जर्मनी को बचा नहीं सकती थी। 7 मई को जर्मन प्रतिनिधियों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। 8 मई को बर्लिन में फिर से हस्ताक्षर हुए, जो मास्को समय अनुसार 9 मई था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी में हालात तुरंत सामान्य नहीं हुए। इसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटा गया और बर्लिन भी पश्चिम व पूर्व में विभाजित हुआ।
बाद में पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी का गठन हुआ और बर्लिन नए संघर्ष का केंद्र बन गया, जिसे शीत युद्ध कहा गया। इसलिए बर्लिन का पतन सिर्फ हिटलर की सत्ता का अंत नहीं था, इसने नाजी जर्मनी का भी अंत कर दिया। लेकिन इसने यूरोप के एक नए बंटवारे की भी शुरुआत की।